Hello, viewers. You all are welcome in your YouTube channel, Awakening with Knowledge. Today, we will read the chapter All for My Country. This chapter is Young Leaders, written by Shiv Khera. Shiv Khera, yes. This is the 8th chapter और एक बच्चे की स्पेशल डिमांड पर मैं ये चैप्टर रीड करूँगी. सो ऑल फॉर माई कंट्री, जो भी कुछ है, लाइक यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सबसे पहले तो ऑल फॉर माई कंट्री, सभी, ऑल जितना भी है सभी मेरी कंट्री के लिए. जैसे सपोज़ मैं लाइफ में कुछ भी करूँ, कोई भी एक्टिविटी करूँ, उसका मेरी कंट्री पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. चाहे मैं अच्छा करूँ या मैं बुरा करूँ, कुछ भी हो, गुड हो बैड हो, इसका हमारी कंट्री पर इम्पैक्ट पड़ता है. अब देखो, जैसे सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल लेते हैं. वो क्या थे? एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर. उनसे क्या हुआ? हमारी कंट्री का नाम हुआ. दैट ही बिलोंग्स टू इंडिया. सानिया मिर्ज़ा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया, जिससे क्या होता है? हमारी कंट्री का नाम होता है. तो ऐसे ही बैड थिंग्स के लिए भी बहुत सारे लोगों का नाम जाना जाता है. तो हम कुछ भी करें लाइफ में, गुड करें चाहे बैड करें, उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर होता है. तो इसीलिए सब कहते हैं ना कि बच्चे को एक अच्छा, हम बचपन से ही एक ऐसी बच्चे की परवरिश हमें करनी चाहिए, या हमें एक ऐसा सिटीज़न बनना चाहिए कि हम अपनी कंट्री को प्राउड फील करवा सकें. हमें अपने देश की तरक्की में, उसकी डेवलपमेंट में कुछ अपना सहयोग देना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. क्यों? कंट्री किससे बनती है? भारत किससे बना है? भारत अकेला भारत नहीं है. भारत का इंडिया का जो अपना अस्तित्व है वो क्या है? किससे है? इंडिया के लोगों से है. उसकी अपनी एक इमेज है, वो इंडिया के लोगों से. कहते हैं देश बनता देशवासियों से है. तो इसी तरह से आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल लीडर हम कहेंगे इन्हें, जिन्होंने देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया, देश की इकनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दिया, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. हम ज़िंदगी में, अब जैसे आप बच्चे हो, आज जो भी बच्चा इस चैप्टर को पढ़ रहा होगा, एक तो वो मुझे अपनी क्लास और उसका क्या ड्रीम है, वो लाइफ में क्या बनना चाहता है, किस तरह से अपने देश को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे. मुझे बहुत खुशी होगी देख के कि आज हमारे देश की जो यंग जनरेशन है वो अपनी कंट्री को किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहती है, किस तरह से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जाना चाहती है. ओके. आज इस चैप्टर में जो स्टोरी हमें गिवन है वो एक ऐसे लीडर की है जिन्होंने देश की, कंट्री की तरक्की में, उसकी डेवलपमेंट में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था. जो ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे क्या था हमारे देश में, वही राज करते थे. 1947 में हमें फ्रीडम मिली, तब तक तो हम क्या थे? तब तक तो हम एक तरह से स्लेव ही थे. तो उस इंसान ने उस टाइम पर, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे, उस टाइम पे उन्होंने इंडिया की तरक्की में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया. ठीक है. लेट्स रीड द चैप्टर. जमशेदजी टाटा वॉज बॉर्न ऑन 3rd March 1839 इन द स्लीपी टाउन ऑफ नवसराय इन गुजरात. जमशेदजी टाटा जो हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? नवसराय में हुआ था, जो कि गुजरात में है. हिज फादर नसरुवानजी टाटा, उनके जो पिताजी थे वो नुसरवानजी टाटा थे. हैड फॉलोड हिज फैमिलीज इन सेंट्रल प्रोफेशन बाय बिकेमिंग अ प्रिस्ट. अब जो जमशेदजी टाटा की फैमिली का ना एक पूरा एक पैतृक, एंसेस्ट्रल मीनिंग क्या होता है? पैतृक. जो हम अपने, जैसे पापा ने दादाजी से लिया, आप अपने पिताजी से ले रहे हो, तो उनकी फैमिली में एक पूरा सा ना प्रोफेशन चला हुआ था कि सब प्रिस्ट ही बनेंगे, मीन्स पुजारी ही बनेंगे. इनफैक्ट सो मैनी जनरेशन ऑफ टाटाज हैड embraced priesthood that everyone expected Jamshedji to become as a priest as well. अब उनकी जो फैमिली में थी, ये जनरेशन में क्या चलता आ रहा था, ये एम्ब्रेस था. एम्ब्रेस्ड मतलब क्या होता है? एम्ब्रेस्ड मीन्स होता है स्वीकार करना, कि जैसे दादाजी प्रिस्ट थे तो जो पिताजी थे उन्होंने ऑटोमेटिकली चुपचाप स्वीकार कर लिया कि मुझे भी पुजारी ही बनना है, प्रिस्ट ही बनना है. तो अब सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो जमशेदजी टाटा हैं वो भी क्या बनेंगे? पुजारी ही बनेंगे. लेकिन जमशेदजी टाटा हाउएवर हैड डिफरेंट आइडिया, लेकिन उनके अपने माइंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज़ थे. ही वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे. सो ही बिगेन ट्रेनिंग इन अ स्मॉल बैंकिंग फर्म सेट अप बाय हिज फादर. अब उन्होंने क्या किया?
ही बिगेन ट्रेनिंग, उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू किया इन अ स्मॉल बैंकिंग फर्म, एक छोटी सी बैंकिंग फर्म थी जो उनके सेटअप बाय हिज फादर, जो उसके फादर ने क्या की थी, सेटअप की थी। बट इवन आफ्टर 9 ईयर्स, लेकिन बट इवन आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल होने के बाद भी द बिजनेस डिड नॉट अमाउंट टू मच, जो बिजनेस था वो क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था। इट वॉज लेट 1800s, England and other European countries were setting modern industries and making new discoveries in science। हम बात कर रहे हैं 1800 की, सोचो आज क्या चल रहा है 2021, लेकिन ये बात है 1800 की, मतलब कितने साल पुरानी हो गई, 100 साल, 200, 220, यस 221 ईयर्स अगो। सोचो उस टाइम पे क्या था, इंग्लैंड का और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ का कब्जा था हमारे देश पे। वो अपनी नई नई इंडस्ट्रीज़ को क्या कर रहे थे, सेटअप कर रहे थे, और नई नई साइंस की डिस्कवरीज को सेटअप कर रहे थे। वाइल colonies like India were being exploited and forced to remain backward। What is the meaning of colonies? Colonies का meaning होता है a country or area under the full or partial political of another country। मतलब एक ऐसी कंट्री जो कंट्री तो है लेकिन उसका कंट्रोल जो है किसी और के पास है, किसी और कंट्री के, अनदर कंट्री किसी और कंट्री के पास है, ठीक है। तो उनको क्या किया जा रहा था, नई नई जो यूरोपियन और इंग्लैंड की जो कंपनियां थी वहाँ पर आकर नए नए सेटअप्स कर रही थी, तो इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और मजबूर किया जाता, फोर्स मीन्स मजबूर किया जा रहा था टू रिमेन बैकवर्ड। तुम क्या रहो, तुम बैकवर्ड ही रहो। बैकवर्ड होने पर उनको मजबूर किया जा रहा था, क्यों, क्योंकि नई नई डिस्कवरीज तो कोई और कंट्री हमारे देश में आके कर रही थी और हमारे देश के लोगों को क्या कर रही थी, मजबूर कर रही थी। दिस हर्ट एंड एंगर्ड जमशेद जी, इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और बहुत ही ज़्यादा उनको गुस्सा भी आया। ही रिजॉल्व दैट वन डे इंडिया वुड बीट इंग्लैंड टू बिकेम द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल। उन्होंने क्या कहा, ही रिजॉल्व दैट वन डे, एक दिन ऐसा आएगा जब इंडिया वुड बीट इंग्लैंड, इंडिया डेफिनेटली इंग्लैंड को बीट करेगा, हराएगा, किस में, टू बिकेम द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में क्या करेगा, लीड करेगा। लीड मतलब आगे जाएगा। एक्सपोर्ट क्या होता है, देखो इंपोर्ट होता है जब हमारे कंट्री में कहीं से आता है, एक्सपोर्ट होता है जब हमारी कंट्री में यहाँ से कहीं जाता है, बाहर जाता है दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री से लेने देने को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। इंपोर्ट मतलब इम्पोर्ट आना, एक्सपोर्ट जाना, ठीक है। ही सो द ब्लैक सॉइल ऑफ नागपुर प्रोड्यूस एक्सीलेंट कॉटन। उन्होंने क्या देखी, अब उन्होंने देखा नागपुर में ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, जो कि क्या है, एक एक्सीलेंट कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी एक्सीलेंट कॉटन प्रोड्यूस हो सकती है। एंड डिसाइडेड टू सेटअप अ टेक्सटाइल मिल देयर। और अब जमशेद जी ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, सेटअप करेंगे एक टेक्सटाइल मिल वहाँ पर। द ब्रिटिश कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, द ब्रिटिश dissuaded him saying that Nagpur's weather was too dry for the textile industry। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, dissuaded, what is the meaning of dissuaded, मतलब मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। उन्होंने कहा नागपुर का वेदर जो तो बहुत ड्राई है, तो वहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, नो वहाँ पर नहीं। इफ़ दैट इज़ सो, अब जमशेद जी कहते हैं अगर ऐसा है तो, इफ़ दैट इज़ सो आई विल ब्रिंग द आइडियल मैनचेस्टर्स वेदर टू नागपुर, डिक्लेयर जमशेद जी। He bought special machines called humidifiers for his textile factory and thus was born Tata Textile, जमशेद जी फर्स्ट सक्सेस। अब उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो मैं वहाँ के वेदर को क्या करूँगा, फेवरेबल करूँगा, मतलब तो वो उसके लिए क्या लेकर आए, अगर वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं वहाँ के वेदर को फेवरेबल करूँगा, उसमें नमी लेकर आऊँगा, ह्यूमिडिफायर। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर मशीन लेकर आए जिस मशीन से क्या हो सके, वहाँ पर नमी आ सके। मतलब नमी मीन्स वो थोड़ी बहुत, जैसे ड्राई होती है कोई चीज़, तो नमी मीन्स थोड़ी थोड़ी फर्टाइल हो सके। तो वहाँ पर वो मशीन्स लेकर आए और उनकी जो पहली सक्सेस थी, जमशेद जी फर्स्ट सक्सेस, उनको क्या मिली, उनकी पहली सक्सेस मिली। दस वॉज बॉर्न टाटा टेक्सटाइल। इसी तरह टाटा टेक्सटाइल का जन्म हुआ। अब कोई आपसे पूछता है टाटा टेक्सटाइल का जन्म कैसे हुआ, तो इट इज़ द स्टोरी जमशेद जी टाटा जी की फर्स्ट सक्सेस। तो देखो ये एक देश का छोटा सा एक बच्चा था उस टाइम पे, ये कह सकते हो बच्चा, मतलब देश के लिए तो बच्चा ही था, जिसने सोचा कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करूँगा और उसने डिसाइड करना शुरू किया। ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम्स बहुत आई होंगी, चीज़ें बहुत हुई होंगी, बट उसकी डिटर्मिनेशन ने ये सब करने के लिए उसको मजबूर किया। अबाउट दिस टाइम, अब इस टाइम जमशेद जी टाटा हैड मीट सम फॉरेनर्स एट
मैजेस्टिक वन ऑफ द मुंबईज बेस्ट होटल। अब उनको क्या करना था, टाटा जी को क्या करना था, कुछ फॉरनर से मिलना था एट द मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मीन्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आलीशान होटल, जो कि मुंबई का बेस्ट होटल था उस टाइम पे। एज ही रीच द एंट्रेंस अ गार्ड पुट आउट हिज हैंड एंड सेड सॉरी सर, इंडियंस नॉट अलाउड। अब जैसे ही वो होटल के वहाँ पे पहुँचता है तो गार्ड ने उसका हाथ पकड़ा और कहा सॉरी सर, माफ़ कीजिएगा, इंडियंस यहाँ पर अलाउड नहीं हैं। अब जमशेद जी को इस बात ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ गया कि हमारे देश में और हमें ही मना कर रहे हैं। जमशेद जी promised himself right there that he would build a hotel that was finer than the majestic and which would not discriminate against people on the basis of color or race। अब जमशेद जी को जब हर्ट किया, वॉचमैन ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया, उन्होंने तभी ऑन द स्पॉट उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मैजेस्टिक से भी बड़ा होटल बनाऊंगा, बहुत आलीशान बनाऊंगा। और वैसे मैजेस्टिक का मतलब भी आलीशान ही होता है, आलीशान होटल। तो उसने कहा, किसने, जमशेद जी टाटा जी ने कहा कि मैं इससे बड़ा, सुंदर और आलीशान बनाऊंगा, और ऐसा बनाऊंगा विच वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, जो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि कोई इंडियन है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर और रेस। उन्होंने कहा मैं सबको क्या करूँगा, इक्वल मानूंगा, इक्वल यहाँ पर सबको सम्मान मिलेगा। तो वो एक ऐसा होटल बनाएंगे। तो अब जमशेद जी सन, जो जमशेद जी का सन था, फ्रेंड थे और उसके बिजनेसमैन थे, एसोसिएट, थॉट ऑफ इट एज अ बैड डिसीजन। उनको लगा कि ये जो जमशेद जी का क्या, ये तो बहुत मूर्खता भरा ये काम करने के लिए जा रहे हैं, बड़ा बेवकूफ़ भरा डिसीजन है। उसके जितने भी आसपास के लोग थे सब ने यही कहा, क्योंकि हाँ देखो, हमारे जो डिसीजंस होते हैं हम अपने अपने आसपास में, फ्रेंड्स में, पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को ही बताते हैं। अब कुछ लोग हम पर हंसना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है बेवकूफ़ हो गया। तो ऐसे ही जमशेद जी के साथ हुआ। पर जमशेद जी प्राइड इन हिज कंट्री मेड हिम गो अहेड। लेकिन जो उनको अपनी कंट्री को गर्व कराने की जो एक भूत उनके सर पर सवार था कि मुझे अपनी कंट्री को गर्व महसूस करवाना है, अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, अपनी कंट्री को बेस्ट लेके जाना है, तो उन्होंने सबकी बिना सुने वो आगे बढ़ गए। इन 1903 में ही इनाग्रेटेड द ताजमहल होटल। ताजमहल होटल का इनाग्रेशन किया, जो एट प्रेजेंट मुंबई में है। Inaugurated the Taj Mahal Hotel. It was the first building in Mumbai to use electricity and the first hotel in the country to have American fans, जर्मन एलिवेटर्स। ये पहला होटल था जो मुंबई में बना। इसमें ये पहला ऐसा होटल बना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की गई। उसमें क्या था, कंट्री टू हैव अ अमेरिकन फैंस थे और जर्मन एलिवेटर्स थे, मीन्स लिफ्ट थी। टर्किश बाथ थे वहाँ पे, मतलब जो वहाँ पे बाथ टब्स थे जो नहाने के थे वो टर्किश थे, एंड इंग्लिश बटलर्स। समवन लेटर सेड द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय एन The Taj Mahal was built by an emperor for the love of his queen। आपने सुना होगा ताजमहल आगरा में है। लोग बोलते हैं कि ये किसने बनवाया था, एक राजा ने अपनी रानी के प्यार में बनवाया था। तो क्या होता है, द ताजमहल ग्रुप ऑफ होटल वॉज बिल्ड बाय बिजनेसमैन फॉर द लव ऑफ हिज कंट्री। अब कंपेयर किया गया, वो जो ताजमहल बना है जो कि आगरा में है, वो तो एक राजा ने अपने प्यार के लिए बनवाया था, अपनी क्वीन के लिए बनवाया था। लेकिन जो ताज होटल बना है वो एक बिजनेसमैन ने अपनी कंट्री से प्यार के लिए बनवाया। दैट मीन्स ताजमहल बना क्योंकि राजा को रानी से प्यार था, लेकिन जो ताज होटल बना वो इसलिए बना क्योंकि एक बिजनेसमैन को अपनी कंट्री से प्यार है। सो मच डिड जमशेद जी टाटा केयर फॉर हिज कंट्री। वो अपनी कंट्री की बहुत ज़्यादा परवाह करते थे, केयर करते थे, दैट ही वॉन्टेड टू क्रिएट वेल्थ फॉर थाउजेंड ऑफ द पुअर इन हिज कंट्री। वो एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते थे बहुत सारे गरीबों के लिए अपनी कंट्री में। वो मतलब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट देना चाहते थे, उन्हें फाइनेंशियली अच्छा करना चाहते थे। क्योंकि अंग्रेज़ जो होते थे, अंग्रेज़ क्या करते थे, वो तो चाहते थे कि हम हर दिन ख़त्म हो जाए और उनका राज चले हमारी कंट्री पर। बट नहीं, कुछ अच्छे सोल्जर्स की वजह से, कुछ अच्छे फ्रीडम फाइटर्स की वजह से आज हमारी कंट्री में हम लोग फ्री घूम पाते हैं। सो थैंक्स टू देम। देखो, सी द ताज होटल इन मुंबई, दिस इज़ द ताज होटल विच इज़ built by Jamshedji Tata in 1903. So, Jamshedji Tata was sure that India could only gain respect and freedom if she had modern industries
अब जमशेदजी टाटा जो थे ये श्योर थे इस चीज़ को लेके कि इंडिया कुड ओनली गेन रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, इंडिया को आदर सम्मान प्यार तभी मिलेगा अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी कंट्री को प्यार देगा और सम्मान देगा ही। देयरफॉर डिसाइडेड टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट मिल, इसीलिए अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर पहली स्टील की मिल लगाऊंगा, स्टील मिल। देखते हो ना स्टील, हमारे घर में बर्तन होते हैं ना स्टील के, देखे होंगे आप लोगों ने, वही क्या होते हैं हमारी स्टील मिल। मिल क्या होती है जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर होते हैं, बनते हैं, पूरा रॉ मटेरियल से लेके उनको शेप दी जाती है। तो पहली इंडिया की क्या बनी, स्टील मिल खोलने का टाटा जी ने फैसला लिया। तो जो ब्रिटिशर थे वो क्या थे, द ब्रिटिशर्स लाफ एट हिम, उसके ऊपर खूब हंसे, सेइंग दैट नो इंडियन कुड नेवर एवर मेक स्टील, उन्होंने कहा कि कोई भी इंडियन क्या नहीं कर सकता, कुड नेवर मेक स्टील, स्टील नहीं बना सकता। ऑन हियरिंग ऑफ जमशेदजी प्लान, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जमशेदजी का क्या प्लान है, वो स्टील मिल लगाना चाहते हैं। अब क्या था प्लान्स, सर फेडरिक अपकोर्ट द ब्रिटिश कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग रेल ट्रैक्स इन इंडिया, जो फेडरिक थे, जो ब्रिटिश के कमिश्नर थे, वो क्या हैं, फॉर लेइंग रेल ट्रैक्स इन इंडिया, वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, मतलब उनके थ्रू ही क्या था, रेल ट्रैक इंडिया में आ पाया। सेड स्कॉनफुली, ओह आई एम सो सॉरी, सो जो ये फेडरिक अपकोर्ट थे, ब्रिटिश कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग रेल ट्रैक इन इंडिया, सेड स्कॉनफुली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉनफुली, डिसरिस्पेक्ट, एक डिसरिस्पेक्ट के साथ ये कहा गया कि जो ये थे सन फेडरिक जो थे, यही रिस्पॉन्सिबल हैं किस लिए, इंडिया में रेल ट्रैक को लाने के लिए। इफ़ द टाटा मेक स्टील रेल, अगर टाटा ने कोशिश करी स्टील रेल लाने की टू ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन, ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन में अगर इसने कोशिश करी कुछ ऐसा करने की, तो आई विल अंडरटेक टू ईट एवरी पाउंड ऑफ रेल दैट दे मेक, ओके। तो उसने क्या कहा, पाउंड मीन्स होता है चूर चूर कर देना, ख़त्म कर देना। अब देखो इसे दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को, जो सर फेडरिक अपकोर्ट थे, जो ब्रिटिश कमिश्नर जो थे सर फेडरिक अपकोर्ट, उन रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, इंडिया में रेल का लाने के लिए, उसको लाइन उसको बिछाने के लिए। तो वो क्या कहते हैं, सेड डिसरिस्पेक्टफुली, वो डिसरिस्पेक्टफुली कौन कहते हैं, ब्रिटिशर्स कहते हैं, ओके। ब्रिटिशर्स इस बात को कहते हैं कि सर फेडरिक जो थे कमिश्नर थे, वही यहाँ पे ट्रेन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डिसरिस्पेक्टफुली, बहुत बुरी तरीके से वो कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर जमशेद टाटा ने कोशिश भी करी कुछ ऐसा करने की, तो हम क्या करेंगे, आई विल अंडरटेक टू ईट, हम हर चीज़ उसके जो कोशिश भी वो करेगा, पाउंड मतलब चूर चूर कर देंगे ऑफ रेल दैट दे मेक, जो भी वो उसको बनाएंगे, सो हम उसका जो ये ड्रीम है उसको हम चूर चूर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड एवरीथिंग इट कुड टू स्टॉप द मिल फ्रॉम डेवलपिंग, वो हर काम उन्होंने किया ब्रिटिशर्स ने जो वो कर सकते थे, जो वो अपनी उस मिल को रोकने के लिए कर सकते थे। बट जमशेदजी टाटा जानते थे, न्यू दैट प्राइड ऑफ इंडिया वॉज एट स्टेक, ही वेंट अबाउट हिज स्कीम डिटरमाइंडली। अब वो ये चीज़ जानते थे कि उन्हें अपने देश को अगर प्राउड फील कराना है तो प्रॉब्लम्स आने डेफिनेटली हैं, लेकिन उनकी जो एक स्कीम थी डिटर्मिनेशन वाली, अंदर से दृढ़ संकल्प वाली, उसने उनको इस चीज़ों से हिलने नहीं दिया। दो जमशेदजी वॉज नॉट अलाइव टू सी हिज ड्रीम कम ट्रू, okay. In the year 1914, the Tatas not only managed to make steel but also supplied 1500 miles of rail to the British. Okay. जमशेदजी टाटा अब जिंदा नहीं है अपने इस ड्रीम को देखने के लिए, लेकिन 1914 इन द ईयर 1914 1914 में टाटा नॉट ओनली मैनेज टू मेक स्टील, सिर्फ टाटा स्टील ही नहीं बना रहा था, बट सप्लाई भी कर रहा था 1500 माइल्स ऑफ रेल, किसको, ब्रिटिशर्स को। लेटर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अब बाद में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड टाटा नगर, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, जो फाइट हुई थी सोल्जर्स की, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो टैंक बने थे उनका नाम क्या था, टाटा नगर था उनका नाम। सो जमशेदजी टाटा वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अब इतना करने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं थे जमशेदजी टाटा। अब उनको क्या था, जमशेदजी टाटा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज पर्सनल वेल्थ एंड सक्सेस, जो भी उन्होंने सक्सेस लिया, जो भी उनकी पर्सनल वेल्थ थी, ही वॉज नॉट सेटिस्फाई ऑफ दिस वर्क। जैसे कहते हैं ना, जो बच्चे टॉपर होते, जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते, वो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई वो सेटिस्फाई नहीं होते, नहीं हम और पढ़ लेते हैं, उसी तरह इनका था। जो हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, लाइक उनके माइंड में यही रहता है कितना भी कर लो अभी कुछ नहीं किया। देयर आर ऑफ नो यूज़ इफ़ दे डू नॉट सर्व द नीड ऑफ माई कंट्री एंड मनी
पीपल। वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं होगा इफ़ दे डू नॉट सर्व द नीड्स ऑफ माई कंट्री एंड माई people. He is reported to have said he laid the foundation of numerous institutions that were devoted to research, medical care and education. उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने बहुत सारी फाउंडेशन का निर्माण किया, अपने यूथ के लिए भी कुछ करना चाहते, तो उन्होंने बहुत सारे न्यूमरस इंस्टीट्यूट्स बनाए जो कि किस चीज़ को डिवोटेड थे, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ से रिलेटेड अब उन्होंने बनाए कि हाँ ये इन चीज़ों को जाते हैं। रिसर्च, मेडिकल केयर, एजुकेशन के लिए जमशेद जी ने क्या किया, aside ₹30 lakh from his personal fortune towards setting up a research institute. उन्होंने ये अपना एक पर्सनल फॉर्चून सौभाग्य पाया कि उन्होंने 30 लाख रुपीज़ खर्च किए, उसको बनाया, किसको, रिसर्च इंस्टीट्यूट को। बहुत फेमस है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं आफ्टर क्लास 12th इसमें जाने के लिए साइंस। दिस लेटर बिकेम फेमस एज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बेंगलुरु, बेंगलोर में है। ठीक है, सो ये क्या थी, जमशेद जी टाटा की एक स्टोरी थी कि उन्होंने अपनी कंट्री को प्राउड फील कराने के लिए क्या क्या किया। तो वैल्यू जम्स क्या हैं इसके, गुड सिटीज़न मेक अ गुड कंट्री। एक अच्छा जो सिटीज़न होता है वो एक अच्छी कंट्री बनाता है। गुड सिटीज़न रिस्पेक्ट देयर कंट्री, एक गुड सिटीज़न जो होता है अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करता है, उसका मान सम्मान करता है। गुड सिटीजन्स डू देयर बेस्ट फॉर देयर कंट्री, हर जो अच्छा नागरिक होता है वो अपनी कंट्री को बेस्ट बनाने के लिए सब कुछ करता है। जैसे कि हम कहते हैं हमें गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए रोड पे, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने लॉ को मानना चाहिए। सो गुड सिटीज़न ओबे एंड रिस्पेक्ट द लॉ। जैसे हमें रेड लाइट ज़ेब्रा क्रॉस, जैसे हमें रेड लाइट पे जब ट्रैफिक होता है तो सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, ठीक है, और हमें एक दूसरे अदर सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हमें अपनी कंट्री के मान सम्मान के लिए क्यों ये सब करना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री हमसे जानी जाती है और किसी से नहीं। ठीक है, सो थिंक एंड आंसर। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ ये डिस्कस करूं सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से चैप्टर, और जिस बच्चे ने मुझसे डिमांड की थी उसको भी समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने इसकी डिमांड की और मुझे इतनी अच्छी स्टोरी रीड करने का मौका मिला और आपको टीच करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट।